Hello and welcome to Just Health for the people by the experts, a public health awareness initiative by Just Lok Hospital. I'm Jitendra Hariyan, your host for the show. आज का एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं ओरल कैंसर अवेयरनेस पे ताकि लोग इस साइलेंट किलर के बारे में जान सके। अर्ली डिटेक्शन, लाइफस्टाइल चेंज और टाइमली ट्रीटमेंट जिंदगी बचा सकता है। नॉलेज ट्रूली एम्पावर्स। हमारे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर मेहुल बंसाली, डायरेक्टर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एट जसलोक हॉस्पिटल. Dr. Mehul Bansali has rich experience of over 35 years in the field of surgical oncology. He is trained from renowned Tata Memorial Hospital and has performed over 5,000 surgeries till now. He is a gold medalist for best scientific articles and has the credit of being author of several national and international journals. Welcome to Just Health, Dr. Bansali. डॉक्टर बंसाली, सबसे पहले बताइए कि ओरल कैंसर होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? सो टेक्निकली जो हम बात करते हैं ओरल कैंसर, बेसिकली ओरल कैंसर समथिंग व्हाट यू सी अपने जब ब्रश करने जाते हो, द ऑर्गन विच यू कैन सी व्हेन यू ओपन योर माउथ इज ओरल कैविटी. इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द होल ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, बट मोस्ट कॉमन कैंसर्स व्हाट वी सी हमारे इंडिया में इज ओरल कैंसर. सो आई थिंक इट्स अ गुड सब्जेक्ट टू डिस्कस अबाउट ओरल कैंसर. फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल इज ए चीक, जो बकल म्यूकोजा होते हैं, जो हम गाल बोलते हैं हमारे कोलोकियल टर्म में. देन होती है टंग. देन होती है फ्लोर ऑफ द माउथ, जो जबान के नीचे वाला एरिया. उसके बाद हमारे alveolus में जो हमारे पेढ़े होते हैं, जहाँ हमारे दांत लगे हुए होते हैं. These are the areas in oral cavity, and these are the most common sites for developing cancers. ओके. Other areas also are included as part of the head and neck cancer, like what oropharynx, जो हमारी जबान के पीछे की भाग होती है, जो टॉन्सिल एरिया होती है, जो हम इजिली देख नहीं पाते. And that is why they have been separated as considered as oropharynx, and what we can see is considered as an oral cavity cancer. ओके, तो ये कैसे होता है, मतलब कैंसर किस प्रकार से होता है? The most common cancer is a squamous carcinoma, which is the most common cancer of the oral cavity. Rarely, you can also have some cancers called salivary gland cancer arising from our salivary tissues in the mouth, and rarely undifferentiated cancers. But 90% of cancers which occur in the oral cavity are squamous cell cancers. और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किस वजह से होता है ये? So, unfortunately, oral cancer is pure habitual cancer. In the sense, आपके पास tobacco और alcohol की history बहुत ज़रूरी है. I mean, those who are chronic tobacco eaters. Now, when I say tobacco, means all forms of tobacco, smoking and tobacco eating, like a pan. And along with that, अगर आपकी alcohol, chronic alcohol की history है, so there is a synergy in both, increasing the risk for cancers. Very rarely you will have a patient जो आपके पास आएगा जो बोलेगा मेरी tobacco history नहीं है और फिर भी मुझे कैंसर हुआ. तो one of the factors could be having a very very spicy food or occasionally sharp teeth. These are the two minor factors which can lead to oral cavity cancer. सो टबैको, गुटखा या अल्कोहल या स्पाइस, इनके अलावा जेनेटिक्स या कोई अदर रीजन से कितना हो सकता है? Genetic is playing part in preventing it. For example, 100 पेश लोग गुटखा या तम्बाकू का व्यसन करते हैं, सबको कैंसर नहीं होता. तो देर इज समथिंग इन जीन्स विच इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम गेटिंग कैंसर डिस्पाइट योर हैबिट्स. मगर आपको कैंसर वाले पेशेंट आते हैं और आप उनको पूछो कि आपकी हैबिट है, 100% हैबिट होगी. सो बेसिकली गुटखा, तम्बाकू का व्यसन या स्मोकिंग या अल्कोहल इज अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर एंड टोटली प्रिवेंटेबल. तो अगर आप इनमें से कोई चीज़ अगर किसी का सेवन नहीं करते हो तो आपको ओरल कैंसर होने का रिस्क बहुत ही कम होता है, यस, बहुत ऐसा हम कह सकते हैं? यस, बहुत कम. इसमें कुछ एज स्पेसिफिक होता है या इट इज ओनली प्योरली टू डू विद So लाइफस्टाइल? normally people at 40 plus or 50 develop cancer because smoking normally starts in life 20-22 साल whatever you in the old age group. But आज के हिसाब से जो ये हम लोग ये गुटखा और जो जो मिश्री खाते हैं, आई एम सीइंग कैंसर्स नाउ एट 30 ऑल्सो बिकॉज द हैबिट एट स्टार्टेड एट 15 साल में या 12 साल में, लिटिल एट द स्कूल एज, एंड दे कंटिन्यू दैट हैबिट. और इसके हिसाब से वी आर सीइंग लिटिल कैंसर अर्लियर इन आवर इंडियन तो आपने पॉपुलेशन. यंगेस्ट कितने साल का पेशेंट देखा है? अभी लास्ट वीक ही किया जो अबाउट 28 ईयर्स का था, 28-30 के आसपास का. इट्स लाइक आपने कितने यंग एज में आपने ये आदतें शुरू की है, उस पे भी डिपेंड शायद यस, ये करता होगा, एब्सोल्युटली राइट? सर, एब्सोल्युटली. और ये इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब ये कैसे मैनिफेस्ट करता है बॉडी पे? टेक्निकली ये डेफिनेटली वेरी इजी टू डिटेक्ट है बिकॉज हम लोग डेली ब्रश करते हैं, डेली वी लुक इन टू आवर माउथ. सो नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं कि भाई मुझे कोई अल्सर या सोरनेस हुआ या जख्म हुआ है मेरे ओरल कैविटी में जो हील नहीं होता. 15 दिन, 3 हफ्ता दवाई लगाई, डॉक्टर के पास गए, हील नहीं होता. सेकेंड, ओकेजनली यू गेट लंप, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हो गई. जी बेसिकली गाल के अंदर या जबान के ऊपर ग्रोथ हो गई है, जैसे सूजन या सूजन ऐसे आ गई है, कुछ? ग्रोथ हो गई है. हाँ.
देन थोड़ा एडवांस होने से वी स्टार्ट स्मेलिंग बैडली, बिकॉज वो अल्सर में थोड़ा इन्फेक्शन हो जाती है और थोड़ी सी बैड स्मेल आती है. And occasionally you can come with a swelling in the neck called lymph node metastasis. Now that are little late in life in the sense आपका कैंसर काफ़ी टाइम से था, आपने ओवरलुक कर दिया है एंड देन इट इज़ गॉन टू अ थर्ड स्टेज. अभी कितने समय तक अगर ये ठीक नहीं होता है तो अ, मरीज को या इंसान को डॉक्टर को देखना चाहिए अगर मे ऐसी कोई चीज अपने माउथ में डेवलप हो मेरे रही है? हिसाब से जो भी आपका सिम्टम्स है, मतलब कोई अल्सर है, कोई जख्म है या कोई दर्द है, 2 या 3 हफ्ता आपने लोकल या अपने लोकल फैमिली प्रैक्टिस से ट्रीटमेंट ले ली. अगर उसके बाद भी नहीं फ़ील होता है, देन यू मस्ट सी द डॉक्टर और अ स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट, सो 2 से 3 यस, हफ्ते तक हम इंतजार मैक्सिमम. करें और यस, उसके बाद अगर ये यस, ठीक नहीं हो रहा है तो वी शुड सी अ स्पेशलिस्ट. एब्सोल्युटली यस. अभी इसको डायग्नोस करने के तरीके क्या सो होते हैं? नॉर्मली जब आपके पास पेशेंट जब आते हैं, तो नॉर्मली दे हैव सम सिम्पटम्स सेइंग मुझे जख्म हो गया है, अल्सर हो गया है. So the first thing we do is a thorough examination of the oral cavity with the proper lights inside. Look into the area of the ulcer and look how far it is spread within the mouth. Second would be to look into his neck to see whether the spread has occurred into the neck area also. After that, we need to get a biopsy done. Now, some areas we are able to do biopsy with local anesthesias, very simple in the clinic, and sometimes we require to do the biopsy under general anesthesia, which requires a hospitalization for 2 to 3 hours. Biopsy is completely mandatory. Once you have confirmed कि भाई ये कैंसर है, then you have to investigate to confirm that whether this is a cancer localized to one organ or it is spread from one organ to another organ. और ये और बिनाइन भी हो सकता है अगर उसमें सो बायोप्सी कंफर्म होने के बाद ही आगे के पता इन्वेस्टिगेशन चलेगा करना कि है. कैंसर है या यस, नहीं है, एब्सोल्युटली. लेकिन डॉक्टर को देखना बहुत जरूरी है. यस, यस. 3 हफ्ता 2 हफ्ता आई थिंक मैक्सिमम. द रीजन आई से 3 वीक्स इज इन 140 करोड़ मुंह में छाले पड़ना बहुत कॉमन है. कभी हम्म. कभी हमें इंडाइजेशन होता है, कभी कभी करेक्ट. एसिडिटी होती है. करेक्ट. सो अगर एवरी वन विल रन टू अ डॉक्टर विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई वुड ऑलवेज से कि 2-3 हफ्ता आप लोकल इलाज करिए. नॉर्मली दे हेल्थ सेटल हो जाते हैं. अगर वो सेटल नहीं होते, अगर जख्म नहीं क्लियर होता है, देन आपको डॉक्टर की सलाह लेनी होती है. डॉक्टर बंसाली, जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो 3-4 ऑप्शंस है, जैसे केमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी. आप इनमें कैसे डिसाइड करते हो? कैंसर डिटेक्ट करने के बाद एज आई सेड वी विल डू सीटी स्कैन, समटाइम्स द पेट स्कैन और एमआरआई डिपेंडिंग ऑन आपके कौन से एरिया का कैंसर है. द एम ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज टू नो द स्प्रेड ऑफ द कैंसर एंड देन यू विल प्लान द ट्रीटमेंट. नॉर्मली कैंसर में ट्रेडिशनली 3 आर्म्स है, एक कीमोथेरापी आर्म, एक सर्जरी आर्म और एक रेडिएशन थेरेपी. इन हेड एंड नेक कैंसर थोड़ा पिक्यूलर है कि नॉर्मली सर्जरी वॉज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर ऑल दिस ईयर्स. Now, recently, we are seeing that with the use of chemotherapy and other drug called immunotherapy, we are able to decrease the size of the disease, which I'll explain to you when I'm discussing about the treatment plan. So, mainly 3 options are there: chemotherapy, radiotherapy, and surgery. कैंसर की स्पेसिफिक लोकेशन इन द माउथ या उसकी जो स्टेज है, ये ट्रीटमेंट के ऑप्शंस या आउटकम्स को कैसे अफेक्ट करती है और ये आप कैसे डिसाइड करते So, the first thing is the stage at which we diagnose, number one. नंबर 2, हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो सर्जरी जब होती है कभी कभी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लास्ट फॉर 6 to 8 hours 10 hours. सो वी नीड अ वेरी हेल्दी पेशेंट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो ऑल पेशेंट्स हैव टू बी हेल्दी. दैट डिसाइड्स अस our planning, and of course age of the patient. Sometimes the patients are really old and moribund, and sometimes we may take a little different path to soothe the patient rather than to cure the patient. So once I have decided this patient is for surgery, if it is a local disease, normally a surgery remains the first. That means if it's in the first stage or a second stage, which is we call an early cancer, हैं? ओके. the surgery remains the first treatment to the patient, offered to the patient, followed by we may add radiotherapy in case it turns out to be little advanced in nature. All the cancers which are stage 3 and stage 4, which are large in size and slightly difficult to operate, in today's time we would probably add chemotherapy. The aim of chemotherapy is basically to shrink the tumor in size so that our surgical defects are less and easy to reconstruct. Following chemotherapy, once the disease is restricted or decreased in the size, we allow the patient to undergo surgery, and post-surgery, based on the report of the pathology, the patient may undergo radiotherapy. ओके, और कितने समय में पेशेंट ठीक हो जाता है सर्जरी के बाद? So surgery के बाद normally about 2 weeks में patient is more or less can return to his normal activity. If the disease or defect has been large where we have to do a lot of plastic surgery, in that case we would probably request the patient to take about 4 weeks time to recover, and then he can go back to his normal life. एंड वो अपने मुंह से खाना खा सकता है जी. सर्जरी के बाद? About 1 or 2 weeks हम लोग राइल सूप रखते हैं, जो नली डालते हैं नाक में से
फीडिंग के लिए, और आफ्टर अबाउट 7 to 10 days when the patient is healed well inside, we allow them to start liquid, but about 2 हफ्ते लग जाते हैं टोटल खाना तक पहुंचने के अपने लिए। आप से खाने के जी। लिए ना। जब ओरल कैंसर की बात आती है तो अपने फेस का बहुत सारा हिस्सा उसमें कवर हो जाता है, और ये सबसे बड़ी डर की बात होती है। तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो जब सर्जरी करते हो तो? सो आई थिंक हमारा मेन प्रॉब्लम विद अभी इज लॉट ऑफ काउंसलिंग वी रिक्वायर। पेशेंट जब आते हैं तो बहुत डरे हुए आते हैं, बिकॉज बेसिकली द बिगेस्ट थिंग इज दैट विल आई बिकम कॉस्मेटिकली क्रिपल्ड, विल आई लुक मैं चेहरा ऑड, बिगड़ चेहरा जाएगा। बिगड़ जाएगा, मैं खाना खा पाऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा, ऑल दोज क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं। तो टू डायग्नोस एज ए एक्सपर्ट नॉर्मली आई विल टेक अबाउट 5 से 10 मिनट टू नो व्हाट आई हैव प्लान, बट एटलीस्ट 20-25 मिनट लग जाती है काउंसलिंग करने के लिए। एंड वी हैव टू सेटिस्फाई द पेशेंट्स माइंड टू नो दैट यस ही इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस विच इज नॉट दैट डेडली। लोग क्या सोचते हैं कि कैंसर हो गया मतलब इज एंड ऑफ द स्टोरी। सो आई डोंट थिंक द कैंसर इज एंड ऑफ द स्टोरी, एंड काउंसलिंग से पेशेंट मोरलेस रेडी हो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। डॉक्टर बंसाली, आजकल बहुत सारी स्पेशलिटीज़ में हम रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ओरल कैंसर सर्जरी में भी रोबोट यूज़ किया जा सकता है? I think technology will take over in whatever area you do. A head and neck has been little last as far as robotic is concerned, but now we are taking the help of the robotic in few areas. For example, अगर आपका टॉन्सिल के एरिया में कैंसर है जो डिफिकल्ट टू रीच फ्रॉम ओरल कैविटी, और जबान का जो पीछे का भाग बोलते हैं बेस टंग एरिया, वो ये एरिया में अगर आपकी बीमारी है एंड वेरी अर्ली स्टेज 1 वाली बीमारी है, देन वी कैन यूज रोबोटिक आर्म्स एंड डू द सर्जरी वेरी वेरी कंफर्टेबली। ओके, एंड इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एज़ Yes, वेल। yes. The recovery is faster and the patients can be discharged earlier. नाउ कैंसर में रिकरेंस का एक रिस्क होता है। ओरल कैंसर में ये कितना प्रतिशत होता है और आप कैसे इसको डील करते हो? So I think all cancers will have recurrence, depends on what stage you come. As I say, like a general term, if you are in stage 1 and stage 2, one could say more than 50% chance that you will survive and you will not get a recurrence. If you are in stage 3 and stage 4, the risk of recurrence would probably increase to more than 50%. So suppose I have a patient with stage 4. I have done chemotherapy, I have reduced the disease, I have done the surgery and plastic surgery and completed radiotherapy. Probably he'll still have 1 in 2 chance that he'll recur in the next 2 or 3. ओके, ओके, और ऐसे केसेस में हम कैसे डील करते हैं फिर? सो सिमिलर प्लान होता है कि उसमें चेंज होता है कुछ? So अगर आप रिकर हो जाते हो तो about 10 to 20% of recurrence are still operable. Depends कि recurrence कहाँ आता है और वहाँ एरिया कितनी अवेलेबल है टू सर्जरी। Otherwise, normally if the recurrence occur, normally people will go for chemotherapy, और अगर रेडिएशन नहीं लिया होता है प्राइमरी बिकॉज द डिजीज वॉज स्मॉल, देन दे विल एड कीमो रेडियोथेरेपी एज अ पार्ट ऑफ रिकरेंस ट्रीटमेंट। एंड लेटली नाउ in the next few years, immunotherapy will become an established treatment. I think people will go for immunotherapy, and 10 to 20% of patients will do very well on immunotherapy despite the recurrence. ट्रीटमेंट होने के बाद कोई स्पेशल चीज़ें पेशेंट को ख्याल रखनी चाहिए, जैसे उसकी लाइफ़स्टाइल या फिर एनीथिंग, एनी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस? So lifestyle change will automatically occur, and we always request the patient and the family that they should not go back to tobacco or alcohol in any way. Because बहुत बार लोग पूछते हैं सर अभी ठीक हो गया हूँ तो कैन आई टेक वंस इन अ वीक, कभी कभी सोशली ले लूँ। नाउ if I say yes, I अल्कोहल यू आर don't, सेइंग? yeah, then I ओके, don't know what yes will be and what social will be, 1 day, 2 days, 3 days. So as a doctor, I normally advise no. Once you've got a cancer because of some reason, now you still go back to the same thing, which is not fair to you also and to the family. थोड़ा सर हमें अल्कोहल और स्पाइस के बारे में बताएं। आपने रिस्क फैक्टर्स बताए कि अल्कोहल और स्पाइस होते हैं, हम टबैको समझते हैं। अल्कोहल और स्पाइस कैसे ओरल कैंसर को? It is basically chronic irritation to the oral cavity mucosa, जो हम लोग चमड़ी बोलते हैं अंदर वाली, is a chronic irritation occurs, and because of chronic irritations, you can develop a cancer in a long term. But as I said, uh, spices are not that serious factors. It's a minor factor. या बिकॉज़ वी इंडियंस आर यूज्ड Yes, टू स्पाइसेस। and that is why I don't want to scare Indian to say don't eat spices. Spices are one of the factors, but not a very serious factor. करेक्ट, मतलब टॉलरेंस के ज़्यादा जी, मत जी, लीजिए। not at all. डॉक्टर बंसाली, आई थिंक यू आर वेरी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। एनी स्पेसिफिक केस दैट यू रिमेंबर व्हिच वाज चैलेंजिंग? आई थिंक मेरे हिसाब से मोरलेस ऑल सर्जरीज बिकम टेक्निकली चैलेंजिंग। इतने साल के बाद ऑल्सो आई फील दैट आई कुड हैव डन लिटिल फास्टर, बट एवरी सर्जरी इज चैलेंज, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। आज एक पेशेंट का अगर एक जबान है कैंसर है और दूसरे पेशेंट का सेम जबान का कैंसर डिफरेंट होगा। सो आई थिंक every surgery technically challenging, because if you have to give it best to the patient, you have to accept that challenge that you will give best to the patient.
We know that oral cancer is a dreadful disease. इसको prevent कैसे करें? Yeah, I think India has to focus on prevention because the amount of oral cancer we see is mind-boggling. Even in major institutes like Tata or Just Look, today also 50% of cancer is occupying by oral cavity cancer or what we call part of the head and neck cancers, and these are very preventable. So I think lot of education, lot of knowledge, percolation to the patients, and to make them understand that tobacco and cancer is your choice. Whether you want to enjoy tobacco for first 20 years or you want to suffer for the next 20 years is your choice. And education is the only way we can reach to 140 crore people. There's no other way you can prevent. You have to prevent alcohol and tobacco excessive use. Now, I don't want to make it zero because it's a social lifestyle today, but very excessive use we have to completely stop. So there should be a lot of initiative to go to the school to teach them about, because that's where the initiation starts. I think the end of the like 9th or 10th in the school, or maybe little in early part of the college, you normally start taking alcohol and tobacco maybe. So I think try to educate them at that point of time. Half number of people who have come to me, probably when they started, I always ask them कि जब आपने शुरू किया आपको पता था कि कैंसर होता? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से हमें नहीं पता था. सो इट वाज मोर ऑफ लाइक पीयर प्रेशर आई एंजॉय टेकिंग, बट मुझे नहीं पता था कि मैं ये लेवल पे आ जाऊंगा. Correct. Anything that in health checkup packages that they should include? Well, today one could add either a dental prophylaxis or a dental clean one checkup, because end of the day अगर आपका teeth या दांत ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके दांत टेढ़े हैं, शार्प है, एंड इज कंटिन्यूसली हर्टिंग योर टंग, देन एज ए क्रॉनिक इरिटेशन से वहाँ भी कैंसर बन सकते हैं. सो डेंटल प्रोफाइलैक्सिस प्रॉब्ली कैन बी इंक्लूडेड इनटू एज पार्ट ऑफ द हेल्थ चेकअप. Yes. आजकल ये होता है, मतलब हमारे हॉस्पिटल में भी हेल्थ चेकअप पैकेजेस में डेंटल चेक इज मैंडेटरी. So you can probably prevent the unhealthy environment in the mouth, which can probably help you to prevent cancer. Okay, so Dr. Bansali, now we will move to the rapid fire question round. What's scarier, a tough surgery or patient's Google knowledge? So I would always call it ill-informed Google knowledge. It's very tough to answer. What's your go-to snack during long surgeries? My snacks are biscuits and chai. What's your secret weapon in the operation theater? I think most important is discipline. Because when if you are disciplined as a surgeon, the whole team is disciplined. What's one thing you wish patients would stop asking? Sir, 100% cure हो गया मैं. Impossible to give that answer to this, but you always tell them मैं 100% cure हो गया. What's the best post-surgery compliment you have received? Sir, आपका हाथ बहुत हल्का है. मुझे मालूम नहीं पड़ा. Are you an accidental doctor or you always wanted to be? So partly planned and partly accidental, because I had a family of a very famous doctors, but till my 12th standard, I had never dreamed that I'll become a doctor. I got good marks. I entered medicine. So Dr. Bansali, oral cancer awareness के बारे में आप patients और general public को क्या message देना चाहेंगे? So एक one of the most common cancer है, preventable cancer है, and most common cause also we know today, tobacco and alcohol in excess. So I will say, live well, eat well, and don't go to doctors so often. I think that was a good and impactful message. Thank you for your time today. आपने आप ओरल कैंसर अवेयरनेस के बारे में बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया और हमें प्रिवेंशन की तरफ और एक कदम आगे बढ़ाया. Thank you very much for your time. Thank you. Just health for the people by the expert. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy and stay tuned to Just Health for the people by the experts, a public health awareness initiative by Just Look Hospital.